हेलो एवरीवन। आज की क्लास हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। आज की क्लास में आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी तक हमने तीन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ये आपके लिए चौथा टॉपिक है जिस पे आज से हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। पीछे के 3 टॉपिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके साथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये 3 टॉपिक को आपने कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया है। प्रीवियस जितने आपके लगभग 18 क्लासेज हो चुकी हैं, आज आपकी 19 नंबर क्लास है। तो अब नए टॉपिक के साथ यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के साथ आपकी क्लास आज से हम स्टार्ट करेंगे। मिशन 100 आउट ऑफ 100 के लिए आपको पूरी तरीके से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे समर्पण के साथ ये मान करके कि ये लक्ष्य मुझे हर हाल में हासिल करना है, आज से और अभी से लग जाना है। जो पीछे के दिक्कतें हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, पीछे की क्लासेस को आप रिव्यू करिए, उसको दोबारा तीसरी बार, चौथी बार और साथ ही साथ लगातार डेली हर टॉपिक से रिलेटेड 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करना है हर हाल में। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को क्या है और किस तरीके से इसमें किस किस कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जानना है कि एक लीनियर इक्वेशन का क्या नेचर है, तो उसमें देखिए a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब चूंकि इसमें 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, और लीनियर इसलिए है क्योंकि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी क्या है, 1 है। दोनों की पावर 1 है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, लीनियर इक्वेशन। क्लियर। और चूंकि जितने वेरिएबल, अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 वेरिएबल है तो कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। तो 2 इक्वेशन के लिए दूसरी इक्वेशन भी आपको लानी पड़ेगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जब ये 2 इक्वेशंस आपके पास होंगी तभी आप इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू बता सकते हैं। बात समझ में आई? यानी जितने इक्वेशंस होंगे, जितने वेरिएबल होंगे, उतनी इक्वेशंस चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास में लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, जैसे 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, इसको सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन काफी है। ठीक, अगर आपके पास 2x प्लस 3y या माइनस 3y इक्वल्स टू 5 है, इसमें 2 वेरिएबल आ गए तो 2 इक्वेशन चाहिए। अब अगर 3 हो जाए, मान लीजिए x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 3, 3 वेरिएबल आ जाए तो सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए होगा। ठीक, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ जानना है कि आपका टॉपिक क्या है, वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये इसमें आपके पास जो इक्वेशंस होगी यानी कि उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर इन लाइंस को ड्रॉ किया जाएगा कार्टियन प्लेन पे तो ये एक इस तरीके की कुछ लाइन ड्रॉ होगी जो बिल्कुल सीधी रेखा, ये पहली वाली लाइन हो गई मान लीजिए, तो ये दूसरी वाली होगी, और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। यानी x और y का वो वैल्यू होगा जिस पे ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। x और y की जो वैल्यूज कॉमन होंगी दोनों के अंदर, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। क्लियर। तो अब इसमें ये समझना है कि ये 3 परिस्थिति पैदा हो सकती है। अगर आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और आपने उसका ग्राफ बनाया, मान लीजिए एक लाइन ऐसे हुई और दूसरी लाइन ऐसे क्रॉस कर गई, तो जिस जगह पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा, वही इसका हल होगा। यानी इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन आएगा, हल आएगा, वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वही x और y की वैल्यू होगी। ये केस हो सकता है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, आपने 2 लाइन ड्रा करी, दोनों पैरेलल हो जाए। अगर दोनों लाइन पैरेलल हो गई यानी कि कहीं एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी, तो जब कहीं टच नहीं करेंगी तो x और y की कोई वैल्यू कॉमन होगी ही नहीं, मिलेगी ही नहीं, यानी इसका नो सॉल्यूशन होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नो हो जाएगा, इसके पास कोई हल नहीं होगा। और तीसरी स्थिति एक ऐसी बन सकती है जिसमें आपने एक लाइन ड्रा करी और दूसरी वाली लाइन ड्रा किया, वो भी इसी के ऊपर से ही गुजर गई, यानी दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया।
और ऐसे में हर एक पॉइंट पे आपको x और y की जो वैल्यू मिलेगी वो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को। हर पॉइंट पे जो x और y की वैल्यू होगी वो क्या करेगी, वो उस लाइन को दोनों को सेटिस्फाई कर रही होगी। इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। बात समझ में आई? यानी तीन चीजें हैं, एक होता है यूनिक सोल्यूशन, एक होता है नो सोल्यूशन और एक होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो जो दो स्थितियां हैं जिसमें ये वाला और ये वाला, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, हिंदी में इसको अद्वितीय हल बोलते हैं, और इस वाले केस में जिसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है, इस दोनों सिचुएशन को कहा जाता है संगत हल, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। और जिस स्थिति में कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, असंगत। एक स्थिति है जो असंगत है, इसको इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन बोला जाता है। बात समझ में आ गई? तो संगत हल क्या होगा? संगत हल वही है जिसमें या तो यूनिक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। अब ये सिचुएशन बनती कैसे है, तो ग्राफ में तो आपने देख लिया। अब इस ग्राफ के लिए अगर हम लाइन इसके जरिए रिलेशनशिप बनाएं तो देखिए, जब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा तो उस केस में a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू होगा b1/b2 के। तो उस केस में आपको यूनिक हल मिलेगा। इनका रेशियो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कंसिस्टेंट हल होगा, ठीक है, संगत हल होगा। और अगर आपको ये सिचुएशन मिल जाए a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो आपका ग्राफ जो अभी मैंने लाइन बनाई थी कि दोनों ओवरलैप कर गई वो होगा। और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें इसको अनंत हल मिलेगा। जब अनंत हल मिलेगा यानी हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है, क्लियर, x और y का। तो ये वाली सिचुएशन होगी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये दोनों कॉन्सिस्टेंट हैं, यूनिक वाला भी और इनफाइनाइट वाला भी, ठीक। अब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की स्थिति तब आएगी जब इनके बीच में दोनों का स्लोप सेम हो। स्लोप सेम होने का मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, लेकिन जो आगे c1/c2 होगा उसमें डिफरेंस रहेगा, दोनों के बीच में गैप होगा और हर जगह गैप सेम रहेगा। वो c1/c2, ये मान लीजिए 5 है, ये 3 है, तो दोनों के बीच में एक अंतर मेंटेन रहेगा, हर जगह डिफरेंस, लेकिन ये दोनों लाइंस कभी मिलेंगी ही नहीं। और स्लोप सेम है, मतलब ये जो स्लोप है यानी कि x और y का जो रेशियो है, -x/y ही तो स्लोप होता है। प्रवणता मैंने क्या बताई थी, m इक्वल्स टू -x/y, y बराबर mx प्लस c आपको बताया था ना। तो m क्या है, स्लोप है। तो x/y का जो रेशियो है यानी वो क्या है, a1/a2, और इसका b1/b2। अगर ये स्लोप सेम है, रेखाओं का स्लोप सेम है, तो वो पैरेलल हो जाएंगे। जितना डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, मान लीजिए 60 यहाँ बन रहा है तो 60 यहाँ बन रहा है, दोनों पैरेलल हो गई। और जब पैरेलल हो गई तो कभी मिलेंगी ही नहीं, और मिलेंगी नहीं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी ये वाला जो होगा वो नो सॉल्यूशन की स्थिति होगी। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसी को इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोला जाता है, असंगत हल। ठीक है, क्लियर हो गया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, क्लियर सबको, कोई डाउट? ठीक है, तो एक तो आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। इसके बाद अब आइए देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कई मेथड हैं। जैसे एक तो ग्राफ मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जिसको वज्र गुणनखंड विधि कहते हैं, कंपैरिजन मेथड है जिसको तुलनात्मक विधि कहते हैं। ठीक है, तो इन सारे तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। हम लोग एक क्वेश्चन को ले लेते हैं और इसी क्वेश्चन को सारे मेथड से सॉल्व करके देख लिया जाए। ठीक है, और सब कितने इजी मेथड्स हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है 2x + 3y = 12, ठीक, और नेक्स्ट है x - y = 1। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपको हम सबसे पहले सॉल्व करके दिखाते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन।
किसी एक इक्वेशन से x या y का मान निकाल के दूसरे में रख दिया जाएगा। जैसे समीकरण 2 से, समीकरण नंबर अगर 2 में देखिए आप, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई। x इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस वाई, और ये मान हम समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 में रखने पर x का मान, ये आपको ऐसे लिखना होगा कि x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। जब रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी वैल्यू को हमने, y की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू निकाली और उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया नहीं, एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है। अब ये हो गया 2 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 12, यानी 5y इक्वल्स टू कितना हो गया 5y इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 मिला। और ये जो तीसरी इक्वेशन बनती है इसमें लाके y की वैल्यू रख दिया जाएगा। यहाँ पे अगर y की वैल्यू रखोगे तो समीकरण 3 से ऐसे लिखेंगे, समीकरण 3 से x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 मीन्स कितना हो गया x इक्वल्स टू 3। तो यानी आपके जो आंसर्स आ गए उसको साफ साफ लिख देना है, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 2। ठीक, यही रुकना नहीं है, आंसर चेक करना है। आंसर चेक करेंगे तो किसी भी समीकरण से चेक कर लीजिए, लिखेंगे उत्तर की जांच, सारे प्रश्नों में कहे या ना कहे। आप अपने आप को यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हर एक क्वेश्चन का आंसर वही चेक कर सकते हैं। चेक कर लीजिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 1 है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, यही तो आ गया राइट हैंड साइड, आंसर सही। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर है ना। अब देखिए इलिमिनेशन मेथड को, अगर इलिमिनेशन जिसको विलोपन विधि कहते हैं, विलोपन विधि से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो कैसे किया जाएगा। ये दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो क्या करना होगा, x या y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना होगा। तो आप क्या करिए, इसको 1 ले लीजिए, इसको ले लीजिए समीकरण 2, तो लिखिए समीकरण नंबर 2 में 3 से, ठीक है, गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 3 से, तो ये कैसा दिखने लगेगा 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। ठीक है, और ऊपर वाला कैसे हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अब इसको देखिए अगर जोड़ा जाए, है ना, दोनों इक्वेशंस को जोड़ा जाए तो इनको जोड़ने पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, और ये कितना आ गया 5x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 3 समीकरण 2 में रख दीजिए जो छोटा है, समीकरण 2 में x का मान रखने पे, अब जब इसमें मान रखिएगा तो x माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 1, यहाँ पे 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, यानी माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। उत्तर की जांच भी करके देख लेंगे, सेम आ रहा है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ये कौन सा मेथड है, इलिमिनेशन मेथड, क्लियर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी से भी आप उठा करके दूसरे में रखना है, इलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, जिसके भी आप x के चाहते तो x के बना लेते, y के चाह आपने तो y के बना लिया, क्लियर। तीसरा मेथड देखिए, जो तीसरा वाला मेथड है वो है कंपैरिजन मेथड। दोनों से हम x की या y की वैल्यू निकाल लें। देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 3y, यानी x इक्वल्स टू 12 माइनस 3y अपान 2, ये x की वैल्यू मिल गई। ठीक, समीकरण नंबर 2 से, यहां से भी हमने x की सेम वैल्यू निकाल ली, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई। अब ये आपके पास
दो इक्वेशंस बन गए, यानी ये 3 नंबर बन गया और ये क्या बन गया 4 नंबर। ये दोनों को कंपेयर कर दिए, चूंकि इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनका राइट हैंड साइड क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 3y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 प्लस y, यानी 12 माइनस 3y 2 मिल गया और y 2 मिल गया और यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी x इक्वल्स टू क्या आ गया 3। ये आंसर हो गया। ये आपका कंपैरिजन मेथड हो गया। क्लियर है ना, बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत? और इसके बाद नेक्स्ट मेथड से सॉल्व कर लिया जाए। 3 मेथड आपने देख लिया, कौन कौन सा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और कंपैरिजन, ठीक है। इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखिए, उसमें क्या करना पड़ेगा, इसके फॉर्मेट को ऐसा लिखा जाता है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और ये x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक। और फिर इसके बाद एक तरीका है y c x y, ये लिख लिया। y का कोफिशिएंट कितना हो गया 3 और ये माइनस 1, c का कोफिशिएंट कितना है -1 और 12 माइनस 1, x का हो गया 2 और 1 और ये तो 3 और -1 आप लिख चुके हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ से आप नीचे जाएंगे, ऊपर नीचे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इस साइड लिखते हैं x अपॉन, क्या करेंगे x अपॉन, तो देखिए 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 और अपनी तरफ से एक माइनस लाएंगे और क्या होगा, ये 12 हो जाएगा, 1 इंटू 12, हमने 12 लिख लिया, ठीक है ना। आप एक बार पूरा लिख देंगे -1 इंटू -12, फिर इक्वल्स टू y अपॉन, y अपॉन में क्या करेंगे, देखिए ये -12 और ये क्या हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 1 अपॉन, और 1 अपॉन में क्या आएगा, इसको नीचे लिख ले रहे हैं 1 अपॉन ये -2 और इधर से क्या हो जाएगा -3। कोई दिक्कत, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे आपका x अपॉन -3 -12 इक्वल्स टू y अपॉन, ये कितना हो जाएगा -10 और ये 1 अपॉन -5। एक बार x वाला कर लेंगे, -15 इक्वल्स टू 1 अपॉन -5, ठीक है ना। 1 अपॉन -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 3 जा 15, x इक्वल्स टू कितना आ गया 3, ठीक है। और यहाँ से एक बार y को उसी के बराबर करेंगे तो 1 अपॉन -5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल्स टू 5 2 जा 10, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 और 2 आंसर आ गया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये वज्र गुणनखंड विधि है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेथड्स आपने सीख लिए, ठीक। एक अंतिम जो मेथड है वो ग्राफ मेथड है, वो भी देखिए ग्राफ मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आप पहली इक्वेशन के लिए एक टेबल तैयार करेंगे और उसमें यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। कम से कम एक रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए, आप 3 ले लीजिए, ठीक है। पहला तो एक 0 ले लीजिए x को, एक y को, एक कोई भी ले लीजिए 1 ले लीजिए, ठीक है। एक बार x 0 कर दीजिए, एक बार y 0 कर दीजिए, यहाँ पे आप 1 -1 कुछ भी अपनी तरफ से रख लीजिए। देखिए जिस समय आप x का मान 0 करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में ध्यान से समझिएगा, x का मान 0 करेंगे तो 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो हट गया, तो 3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12, यानी y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, यहाँ 4 आ गया। बात समझ आई कि नहीं। और जिस समय पे आप y इक्वल्स टू 0 कर देंगे, देखिए y इक्वल्स टू 0 हुआ है, जब y 0 हुआ तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 12, यानी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। और इस जिस समय पे आप x इक्वल्स टू 1 रखेंगे, x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रखेंगे 1, तो ये उधर जाके 10 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10/3, 10/3, तो कितना हो जाएगा ये 3.33,
बात समझ में आ रही कि नहीं? और दूसरे वाले इक्वेशन को के लिए भी ऐसी टेबल बना लीजिए। इसको आप लिख करके भी कर सकते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करते समय एक बार यहाँ 0, एक बार यहाँ 0, यहाँ 1 ले लिया। जिस समय आप x को 0 करेंगे y इक्वल्स टू क्या मिलेगा? -1। जिस समय y को 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 1। जिस समय 1 को 0 करेंगे, x को 1 करेंगे तो 1 - 1 0, y क्या हो जाएगा? 0। ये तो सेम हो गया, तो यहाँ -1 कर देते हैं। x इक्वल्स टू -1 करेंगे तो उधर जा करके वो क्या हो जाएगा? +1 यानी 2 हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ क्या जाएगा? -2। माइनस या प्लस? अगर हमने यहाँ पे -1 रख दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी -y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -2। इतनी सी टेबल आपको बनानी है। टेबल बन जाएगी ना? इसमें कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, टेबल सही से बन गई ना? ये टेबल तैयार करना है। इससे आपको एक रेखा ड्रा करनी है, इससे दूसरी ड्रा करनी है। अब आप अपना ग्राफ पेपर ले लेंगे, हम इस पे एक आपको रफ स्केच बना के दिखा दे रहे हैं। बीच में सेंटर पॉइंट है 0 0। आपको एकदम एग्जैक्ट बनाना है तो किस पे बनाएंगे? ग्राफ पेपर पे। ठीक, अब सेट कर लेते हैं पहले पॉइंट्स। ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, और एक और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा 6 तक चलना है ना। 6 हो गया। इस साइड में 1 2 3 4, इधर आओगे तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, -1 -2 -3 -4 है ना, -5। पहला वाला कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, a b c मान लेते हैं। a जो है वो 0,4 है, x पे 0 रहना है और y पे कितना जाना है? 4। तो ये 0,4 हो गया पहला कोऑर्डिनेट, 0,4। दूसरा 6,0 है, x एक्सिस पे 6 चलना है और y पे 0 ही रहना है, तो ये वाला हो गया। ये क्या हो गया? 6,0। और तीसरा वाला है x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 है। इसको कभी भी तीसरे वाले को आप नहीं ड्रा करोगे, ठीक है ना? पहले लाइन को ड्रा कर लीजिए, 2 बिंदुओं को मिलाने से रेखा बन जाएगी। आप अपनी स्केल रखना और यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देना। क्लियर? फिर देख लेना कि 1, अब जैसे देखो ये 1 है और ये 3.3 है, तो ये इसी पे आ रहा है। देखो इधर से 1 और ये 3.3, तो 1 × 3.33, ये कौन सा पॉइंट हो गया? सी। ये उसी पे लाई करेगा। तो पहले लाइन ड्रा कर लो, फिर तीसरा पॉइंट दिखा दो। समझ गए कि नहीं? अब उसके बाद दूसरी वाली, ये आपकी L1 लाइन हो गई। पहली वाली ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा देखिए 0, -1, तो 0 तो यहीं खड़े हैं। -1, 0 -1 किस पे जाना है? y पे, तो ये हो जाएगा, यानी 0, -1। ये मान लीजिए कि C D E F है, तो ये D पॉइंट हो गया। E वाला 1, 0, ये 1 है और फिर इस पे 0, तो ये 1 है, y पे कुछ नहीं जाना है, तो ये E पॉइंट हो गया। ठीक है, ये 2 मिल गया। अब इन दोनों को मिला के D और E को एक लाइन ड्रा कर दीजिए। D और E यही दोनों पॉइंट है ना। अब इनको आपस में मिलाते हुए एक लाइन आपको खींच देनी है। ये इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है ना। और तीसरा वाला क्या है? -1 -2। देखिए जब x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे -2, तो ये -1 -2 यहाँ मिल ही रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आई? अब जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया था 3, ये है 3, ठीक है। और इसमें जहाँ इंटरसेक्शन हुआ वही एक आपका आंसर हो गया। अब चूंकि यहाँ पे हमने एग्जैक्ट तो ड्रा नहीं करा, लेकिन फिर भी देखिए ये आपका क्या मिल गया? 3, और ये क्या मिल गया? 2। तो x इक्वल्स टू क्या मिल गया? 3, y इक्वल्स टू क्या मिल गया? 2। ठीक है, यही तो आंसर चल रहा है। तो x इक्वल्स टू 3 जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2। ये इस दोनों से सोल्यूशन आ गया। ठीक,
चेक करके देख भी लोगे 3 - 2 = 1 है। ठीक है, जब इसको हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को, एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को, दो बिंदुओं से ही आपकी रेखा ड्रा हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आप कोई भी ले लीजिए, बाद में आप देखोगे कि वो उसी पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसको वहां पे शो कर देगा। ठीक है, तो पांचों मेथड आपने देख लिए। कौन कौन से? इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन एंड ग्राफ मेथड। ठीक है, इतने तरीके के मेथड हैं जिसके द्वारा आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करिए। जो अलजेब्रिक मेथड है इलिमिनेशन मेथड से कर दीजिए। तो क्या होगा? 3x - 5y = 7, और ये दिया गया है क्या? 2x + y = 4। कैसे किया जाएगा? सेकेंड नंबर इक्वेशन में ये तो फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, तो इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5 से। तो 2 को 5 से करेंगे तो ये क्या हो गया? 10x + 5y = क्या हो जाएगा? 20, और ये हो जाएगा 3x - 5y = 7। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 13x = 27। ठीक है ना, दोनों को हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया, यानी x = कितना आ गया? 27/13। ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को उठा के सेकेंड वाले में रख दीजिए, जो सबसे छोटा दिख रहा है। समीकरण 2 में x का मान रखने पे, तो यहाँ रखोगे आप तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 27/13 + y = कितना हो जाएगा? 4। क्लियर? जब ये सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 54/13 + y = 4, यानी y = 4 - 54/13। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 52 - 54/13, यानी -2/13। आंसर आ गया -2/13। y का मान, x का मान 27/13। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को आपको सारे मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफ मेथड से भी, एलिमिनेशन मेथड से भी, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से भी, और उसके अलावा इलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पांचों मेथड से सॉल्व करके और अपने आंसर को भी चेक करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किस प्रकार का युग्म है ना, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आप चेक करोगे कि a1 = कितना दिया है? 1, a2 = कितना दिया है? b1 = कितना दिया हुआ है? y, और c1 = कितना दिया हुआ है? -3। ठीक है, यहाँ पे देखिए a2, b2 और c2 वो कितना दिया गया है? लिख लीजिए 3, 6 और -9। ठीक है ना, ये 2 है, यहाँ पे क्या है? ये 2। ये है 2 और ये है -3। ठीक, अब जरा देखिए a1/a2, a1/a2 का रेशियो कितना है? 1/3। b1/b2 कितना दिया गया है? 2/6 मीन्स 1/3। c1/c2 देखिए कितना दिया गया है? -3/9, यानी माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? 1/3। अब जरा ध्यान से देखिए तो क्या है? a1/a2 = किसके है? b1/b2 नॉट इक्वल्स टू है, वो भी है, तीनों बराबर हो गए। ठीक है, तीनों इक्वल्स टू हो गए, इक्वल्स टू c1/c2। तो ये तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन नहीं है। अगर नो होता तो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाता, तो ये कॉन्सिस्टेंट होगा, यानी सुसंगत हल होगा। ठीक है, सुसंगत होगा और इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं? एक ही है।
बोथ लाइन्स आर सेम, बस इसमें केवल आपने 3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रखा है। क्लियर? तो ये इतना लिख के आपको दिखाना होगा कि इस तरीके की स्थिति है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, इसलिए इसके कॉन्सिस्टेंट इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ये कॉन्सिस्टेंट है, ठीक है। अगला है दो संख्या का योग 27 है। तो देखिए x प्लस वाई, मान लीजिए पहली संख्या x है दूसरी y है, तो उनका सम 27 और उनका जो अंतर है वो कितना है, वो 3 है। संख्याओं को ज्ञात करिए। अब इसके बाद तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना। क्या करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 30, x इक्वल्स टू कितना आ गया 15। दूसरे में वैल्यू रख दीजिए, किसी में भी, यहाँ रख दिया दूसरे में हमने 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और 15 माइनस 12 कितना है 3, आंसर भी चेक हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये इसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई दो चरों के रैखिक समीकरण की। आपको थोड़ा सा सब में सिस्टम लिखना है, माना पहली संख्या x है दूसरी y है, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 2 फिर जोड़ने पे इस तरीके से सिस्टम से पूरा सारी चीजें प्रेजेंट करेंगे। देखिए 5 पेंसिल है, 5 पेन है, 7 पेंसिल है, जिसकी कुल कीमत दी गई है 50 रुपए। आपसे एक पेंसिल और एक पेन की, मान लीजिए एक पेन की कीमत x है और एक पेंसिल की कीमत y है, तो 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 5x और 7 की कितनी हो जाएगी 7y, टोटल कीमत कितनी है 50। और दूसरा 3 पेन तो 3x, 4 पेंसिल, ये देख लेना कि वो पेन ही लिखा हुआ हो, पहले आगे पीछे कर दे तो फिर जो पेन लिया है पेन के लिए ही x लगेगा और पेंसिल के लिए ही y लगेगा। यहाँ पता चले ऊपर आगे पीछे कर दे और आप जिस पे y लगाना है उस पे x लगा दे, तो पेन के लिए 3x होगा और पेंसिल के लिए 4y और इक्वल्स 29। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करके x y का मान बताइए, वही एक पेन और एक पेंसिल की कीमत हो जाएगी। ये वर्ड प्रॉब्लम हो गई। क्लियर? ठीक है ना। आगे आपको सॉल्व करना है, होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एपी के पहले 3 पद दिए गए हैं, 15वां पद बताना है। एपी के पहले 3 पद दिए गए हैं, ए दिया गया है 3, डी दिया गया है 7 माइनस 3 4, और 15वां पद क्या होता है ए प्लस 14d, यानी कि यहां पे वैल्यू रख दीजिए सीधा, तो 3 प्लस 14 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 56, यानी 59 क्या आ जाएगा। 15वां पद कितना होगा T15 59। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो रेखाएं दी गई हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो जरा देखिए, अब आप तो पूरा लिख के देखेंगे a1/a2 b1/b2। वैसे 2 क्या लिखा जाएगा 2/4, दूसरा 3/6 इक्वल्स टू 5/10, ये 1/2 1/2 1/2 मीन्स a1/a2 इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू सब बराबर है, कॉन्सिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न है, भिन्न का जैसे बोला आपने, मान लिया भिन्न हो गई x/y, भिन्न क्या होगा x/y। अब इस भिन्न में वो कह रहे हैं अंश और हर दोनों में, अंश में 2 जोड़ दीजिए और हर में भी 2 जोड़ दीजिए। जोड़ दिया गया, तो जोड़ने पे वो 1 हो जाती है, इक्वल्स टू 1 हो जाती है। इसको थोड़ा सही से लिखो, तो ये x प्लस 2 इक्वल्स टू वाई प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर कितना आ गया y। ये पहला समीकरण बन गया। ठीक, आगे कह रहे हैं कि और हर में से 1 घटाने पे, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में से 1 घटाना है, तो वो 1/2 हो जाती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल्स टू वाई माइनस 1, यानी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ये दूसरी स्थिति हो गई, ये दूसरा समीकरण हो गया।
इन दोनों को सॉल्व करना है और x अपान वाई एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, फिर उसको x अपान वाई कर देना है। कितना सिंपल है, x बराबर वाई पहले ही मिला है, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो ये 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू -1, यानी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। y की जगह क्या रख दिया मैंने, x रख दिया, तो x बराबर -1 आ गया। x बराबर -1, वो y बराबर क्या होगा, वो भी -1 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो भिन्न क्या हो जाएगी, -1 अपान -1, यानी क्या आ जाएगी 1 अपान 1 या 1। ठीक है ना, क्लियर है। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, कैसे, जब भिन्न में 1 अपान 1 आ गई, ठीक, अब अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 3 अपान 3 1 हो जाएगी कि नहीं, शर्त को फॉलो कर रही है ना। आंसर भी आप चेक कर लेंगे, यहाँ आप अपने हर आंसर को चेक कर सकते हैं। इस चैप्टर में आपको ये सुविधा पूरी मैक्सिमम जगह पे मिलेगी और इसको आप अभी प्रैक्टिस में भी लाएंगे। समीकरण युग्म को हल कीजिए, बताइए कैसा युग्म है, तो देख के पहले ही बता सकते हैं आप कैसा युग्म है। 2 अपान 4 इक्वल्स टू -3 अपान -6, 8 अपान 16, 1/2, 1/1 A1 अपान A2 इक्वल्स टू B1 अपान B2 इक्वल्स टू C1। इनफाइनाइट सोल्यूशन, कंसिस्टेंट होगा, संगत हल होंगे लेकिन अनंत होंगे। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। x² -5x + c इक्वल्स टू 0। क्या किया जा सकता है, x² -5x + 6 इक्वल्स टू 0। 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 5 आ जाए, तो 2 × 3, तो x² -2 + 3 × x + 6 इक्वल्स टू 0। तो x 2x और ये क्या हो जाएगा -3x + 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लिया, x -2 -3 कॉमन ले लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा x -2, x -2 × x -3 इक्वल्स टू 0, यानी कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 और 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस समीकरण को सॉल्व कीजिए। क्या है, 2x² -3x -2 इक्वल्स टू 0। 2 × 2 कितना हो गया 4, 4 × 1 कितना होगा 4, और 4 -1 कितना होगा, क्यों कर रहे हैं माइनस, क्योंकि ये माइनस करने पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये 2x² -4 -1 × x -2 इक्वल्स टू 0। जिनको कॉमन लेने में दिक्कत है, जिसको फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत है, वो ध्यान से इधर देखिए। ठीक है, तो होगा क्या, 2x² -4x + x -2 इक्वल्स टू 0, यानी कि इधर बराबर नहीं लगेगा क्योंकि उधर लग रहा है, तो ये आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2x, तो क्या बचेगा x -2, इधर 1 कॉमन ले लेंगे +1, ये क्या बचेगा x -2, x -2 बाहर ले लिया, तो ये क्या हो गया 2x + 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें लिखेंगे तो x इक्वल्स टू 2 आएगा और -1/2 आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। ये भी आप जानते हैं, d इक्वल्स टू क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 7 - 3 उसका होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 + 60, ये कितना आ गया 20, यानी 4 × 5, ये 2√5। इतना यूनिट आपको डिस्टेंस मिल गई दोनों के बीच की। को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु बताना है 2 बिंदुओं की, तो क्या होगा x इक्वल्स टू -2 x1 + x2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यानी 2/2 मीन्स 1, एंड y इक्वल्स टू -3 + 3/2 मीन्स 0, यानी x, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, 0। ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एपी का प्रथम पद और जो उसका कॉमन डिफरेंस है वो दिया गया है। ए दिया गया है कितना 5, डी कितना दिया गया है 3, इसका 10वां पद बताना है, कितना होगा a + 9d,
तो 5 प्लस 9 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 32। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को भी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समांतर श्रेणी का 5वां पद वो दिया गया है 18, उसका जो 9 नंबर वाला पद दिया गया है वो दिया गया है 30। तो यानी कि ये क्या होगा, a प्लस 4d इक्वल्स टू 18, और ये क्या होगा a प्लस, बोलिए 8t इक्वल्स टू 30। दोनों को सॉल्व करेंगे, a प्लस 8d इक्वल्स टू 30। दो लीनियर इक्वेशन बन गए 2 वेरिएबल में, सॉल्व करके d का मान बताया जा सकता है। ठीक, तो देखिए ये सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और एपी आप देख रहे हो वो जुड़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबके अंदर कॉमन चीज तो सिंप्लीफिकेशन ही है, सब जगह आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो ये है कि आप खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। आज आप कोशिश करिए कि 2 चरों के रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से रिलेटेड लगभग 50-60 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ताकि आपकी इसमें फ्रीक्वेंसी, एक एक क्वेश्चन को सारे मेथड से कर लीजिए। ठीक है, 10 क्वेश्चंस को ले लीजिए और उन क्वेश्चंस को सारे मेथड से सॉल्व करके ग्राफ पेपर में अपने आप को मजबूत करिए। जितना आप स्ट्रांग होते जाएंगे उतना आप अपने टारगेट के करीब पहुंचते चले जाएंगे।